द नॉलेज केयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और हमारी इतिहास की श्रृंखला चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, रेलवे एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई मेंस का जो आने वाला एग्ज़ाम्स है, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, अंत तक देखें और आनंद लें। गुवाहाटी सभ्यता का जो इतिहास था वो कैसे यह इतिहास के साथ जुड़ा और इसकी किस तरह से यह प्रकाशन में आया। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने बताया कि 1826 में कि यहाँ पर कोई सभ्यता है जो कि उद्भव हुई है। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन का नज़र गया, जो कि चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश सिपाही और एक्सप्लोरर भी था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले 1826 में बताया। फिर इसके आगे क्या हुआ कि 1850 में 50 के दशक में जब लाहौर से कराची रेल मार्ग के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तो ईंटों की आवश्यकता, पत्थरों की आवश्यकता हुई। तो हल्की सी खुदाई के क्रम में पक्की ईंटें मिले, और जिससे थोड़ा सा और ठोस सबूत, पुख्ता सबूत मिल गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। फिर 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जनरल के माध्यम से यह उजागर किया पूरी दुनिया के सामने कि वास्तव में यहाँ पर एक बड़ी सभ्यता का उद्भव हुआ था। जिस प्रकार की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, तो उसी प्रकार की सभ्यता का उद्भव शायद यहाँ पर भी हुआ है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाया गया। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार खुदाई हुई और दयाराम साहनी ने खुदाई स्टार्ट की। तब जाकर सिंधु सभ्यता को पता चला और हमारे इतिहास की कड़ी में यह जुड़ गया। तो हमें तब से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात ये घाटी की सभ्यता क्यों लगा हुआ है। दरअसल जो भी सभ्यताएं हुआ करती थी उस समय, वो अक्सर नदियों के किनारे होती थी। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र था वो सिंधु नदी के किनारे था। इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, और जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, चूँकि उनके निर्देशन में इसकी खुदाई हुई तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया। ठीक है, एक बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों पाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक कारण था कि नदियों पहले उतना क्या कहते हैं, यातायात का साधन उस तरह का सुदृढ़ नहीं था। स्थल मार्ग उतने सुदृढ़ नहीं थे और हवाई मार्ग तो था ही नहीं। तो जल मार्ग से ही व्यापारिक कामकाज होते थे, और नदी किनारे होने से उनको जल आपूर्ति की कमी नहीं होती थी। जल हमेशा उपलब्ध रहते थे। सिंचाई के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। और नदी का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा से उपजाऊ होता है और सर्वाधिक उपजाऊ होता है। और दोआब का जो क्षेत्र होता है वो तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सभ्यताएं नदी के किनारे बसती थी। अब जानते हैं कि खोज विधि क्या रही। तो खोज विधि थी रेडियो कार्बन C14 विधि, और इसके माध्यम से इसकी जो एग्जैक्ट सभ्यता का वर्ष है उसका पता चला। और इसके हिसाब से रेडियो कार्बन C40 के हिसाब से इसकी जो प्रमाणिक तिथि है वो 2350 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से 1750 BC अर्थात 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, खोजकर्ता दयाराम साहनी ने खोज की जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार 1921 में। ठीक है, सभ्यता का प्रकार, सभ्यता किस प्रकार की थी। तो सभ्यता कांस्य युगीन या प्राक ऐतिहासिक सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब ये था कि उस सभ्यता में लोग तांबे का प्रयोग करना जान गए थे। और प्राक ऐतिहासिक कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि
ये जो साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से जो मुहरे मिले हैं, उनमें जो लिपियाँ लिखी गई थी उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो जिन वैसा इतिहास जो लिखित तो हो लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, तो उनको हम प्राक ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे, तो इनके मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। दो मुख्य निवासी थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौहद्दी की बात करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे चौहद्दी क्या था, किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र पड़ता था, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र पड़ता था। तो पूर्व में पड़ता था आलमगीरपुर आपका मेरठ, जो कि यूपी में हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। पश्चिम में सुतका गेंडो, जो कि बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे था। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे अवस्थित था। और दक्षिण में दैमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम परवरा नदी भी था, तो उसके किनारे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभ्यता की विशेषता कैसी थी, किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। यानी कि इस सभ्यता में जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग बने हुए थे, यानी किला बने हुए थे, और किलों के ऊपर जो लोग रहते थे वो उच्च कोटि के लोग रहते थे, अर्थात अमीर लोग रहा करते थे। और किले के नीचे जिनका घर बना हुआ करता था वहाँ पे गरीब लोग रहा करते थे। ठीक है, और यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, चौड़ी सड़कें मिली, जो कि ये प्रमाणित करता है कि ये जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, अब सभ्यता के 6 बड़े नगर देख लेते हैं, कौन कौन से 6 बड़े नगर थे, और ये नगर ये साबित करते हैं कि सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान सिंध प्रांत में पड़ता है। कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा, जो कि गुजरात कच्छ जिला में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, और गनवारी वाला। तो ये 6 सभ्यता के बड़े नगर थे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया सर्वाधिक स्थल हड़प्पा स्थल। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजा गया वो था गुजरात का क्षेत्र। लोथल और शुतकोटदा जो है वो बंदरगाह स्थल के लिए फेमस थे, और लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि व्यापार जो होता था वो जलमार्ग से होता था। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से ही मिला है। नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। महास्नानागार और महाअन्नागार, ये 2 महास्नानागार और महाअन्नागार। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात यहाँ पे मृतकों का ढेर था, ज़्यादातर सब यही दफनाए गए, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि लोग अग्नि पूजा करते थे, और धार्मिक प्रतिष्ठान में अग्निकुंड का महत्व था। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि एक नर्तकी की मूर्ति है। स्नानागार की भीमाएँ, स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्नानागार जो था वो 11.88 मीटर, अर्थात 12 मीटर, लगभग 12 मीटर लंबाई का, 7.01 मीटर चौड़ाई का, और 2.43 मीटर ऊंचाई का महास्नानागार था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ था, तो मनका बनाने का कारखाना जो है वो आपका लोथल और चनहुद्रो से मिला है, जो कि कुशल कारीगरी का एक मिसाल पेश करता है कि वहाँ पे कुशल कारीगरी था, उस समय प्रचलन में था। लिपि कैसी थी, तो लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है,
और लिपि का जो लिखने का तरीका था वो पहला लाइन दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ये क्रम चलता रहता था। और ये जो आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जब गौमूत्र यानी गाय जब पेशाब करती है तो वो धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ता है, इसलिए इसको गौमूत्री लिपि भी कहा गया है। ठीक है, और दूसरी भाषा में इसे ब्रुस्टोफेडन कहा गया है। तो भाव चित्रात्मक लिपि जिसको ब्रुस्टोफेडन भी कहा गया है। नगर तथा घर विन्यास सिस्टम क्या था, तो ये ग्रिड सिस्टम पे था और इसमें क्या था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये सब विशेषताएं थी। क्षेत्राकार, तो क्षेत्र की जो आकृति थी वो त्रिभुज की आकृति थी और सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। वस्त्र का प्रयोग, सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। और फल के रूप में केला, नींबू और खजूर, 3 फल थे उनके पास, केला, नींबू और खजूर। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता था, क्या मिठाइयाँ थी, जलेबियाँ थी, रसगुल्ले थे? तो नहीं, मिठास के लिए उनके पास शहद था और वे शहद का इस्तेमाल करते थे मिठास के लिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे या सर्वाहारी थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। ठीक है, कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम किसने दिया? तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण हड़प्पा है वो जॉन मार्शल ने दिया, मैंने पहले भी आपको बताया। हड़प्पा के अवशेष को सबसे पहले प्रकाशित किसने किया? तो हड़प्पा के अवशेष को सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने प्रकाशित किया था 1826 में। ठीक है, मापतौल की इकाई क्या थी? तो मापतौल की इकाई जो थी वो 16 के गुणज में थी। ठीक है, यानी 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इस तरह का क्रम था। ठीक है, घोड़े का अस्थिपंजर सुतकुर्दा से मिला है। हालांकि घोड़े का ज़्यादातर प्रचलन नहीं था, लेकिन सुतकुर्दा एक जगह है जहाँ से घोड़े का अस्थिपंजर भी मिला है। यातायात का साधन कैसा था? तो यातायात का साधन था आपका बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी और 2 4 पहियों वाला ये बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धान की खेती का साक्ष्य, तो धान की खेती का जो साक्ष्य है वो मिला है लोथल और रंगपुर से। हालांकि बहुत कम मात्रा में मिले हैं, तो फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि धान की खेती होता था। आयात निर्यात कार्य जलीय मार्ग से होता था और ये मस्तूल नाव के द्वारा होता था। ठीक है, आग में पकी मिट्टी की मूर्ति को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति को टेराकोटा कहा जाता है। और मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे वो लाल मिट्टी के हुआ करते थे और उस पर जो कारीगरी होता था वो काले रंग का होता था। कारीगरी काले रंग से की जाती थी और बर्तन जो होता था वो लाल मिट्टी का होता था। ठीक है, खेती क्या क्या इसके अलावा खेती होती थी? तो गेहूं, जौ के अलावे कपास और तिल की खेती भी होती थी। चूँकि वस्त्र ऊनी और सूती दोनों वस्त्र पहनते थे, तो सूती वस्त्र बनने के लिए कपास तो आवश्यक है। तो क्या कपास की खेती होती थी? तो हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती भी करते थे और तिल की खेती भी करते थे। समाज की प्रकृति कैसी थी? तो समाज की जो प्रकृति थी वो मातृसत्तात्मक थी। सत्ता माताओं के हाथ में थी और काफ़ी मजबूत सभ्यता थी। ठीक है, और माताओं का उस समय वैल्यू ज़्यादा था, उनका सम्मान, उनका आदर का भाव बहुत अच्छा था। वो अच्छी स्थिति में थी, वर्तमान स्थिति के जैसी नहीं थी। वर्तमान में तो कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सभ्यता चल रहा है। ठीक है, सब दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। और सब जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से और समाधि का साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से।
दरअसल 3 प्रकार का सिस्टम था सबको ब्यूरीफाई करने का। एक था पूर्ण समाधि, एक था आंशिक समाधि और तीसरा था आपका दाह संस्कार, पूर्ण दाह संस्कार। ठीक है। पूर्ण समाधि में क्या था कि जैसे कोई मृत डेड बॉडी है तो उनको पूरी तरह से सशरीर मिट्टी के अंदर डाल दिया। ठीक है, हो गया पूर्ण समाधि। आंशिक समाधि में क्या था, डेड बॉडी को पहले खुले में छोड़ दिया और जब उसे पशु पक्षियाँ जानवरें उनको नोच कर खा गए तो जो कम मात्रा में यानी अवशेष जो बचते थे उनको जब दफनाया जाता था तो वो आंशिक समाधि थी। और पूर्ण दाह संस्कार में था क्या, जलाकर उनको जला देना, पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देना। ठीक है। तो ये आपका मिला है सब दफनाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, सब जलाने का साक्ष्य मिला है सब दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से, जलाने का मोहनजोदड़ो से और समाधि का साक्ष्य लोथल कालीबंगा से। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को कहा भी जाता है मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ भी है। विशेष पूजनीय पशु, पूजा पाठ की बात करते हैं, धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। अब किस तरह का धार्मिक जीवन था, तो कुबड़ वाला साढ़ सबसे ज़्यादा प्रिय था उन लोगों के लिए, विशेष पूजनीय पशु के रूप में था कुबड़ वाला साढ़। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ अर्थात महादेव। वृक्षों की पूजा करते थे। ठीक है, वृक्षों की पूजा करते थे, कितने कृतज्ञ थे ये लोग। सूर्य की उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, माताओं की पूजा सबसे ऊपर थी। योनि पूजा, जल पूजा और पशु पूजा, ठीक है, ये पूजाएं भी प्रचलन में थी। शिव पूजा का प्रमाण भी मिलता है, शिव पूजा का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है और पशुपतिनाथ को ही शिव कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, विशेष में बात करते हैं। तो यहाँ से मंदिर के अवशेष मिले नहीं हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और हम आपको बता दें कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, जबकि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मिली, उनका पूजा होता था, लेकिन मंदिर का कोई अवशेष अब तक नहीं मिला है। वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा, ये तीनों प्रचलन में थी। थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण या क्या कहें इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चूँकि मातृसत्तात्मक सत्ता थी, उसके बावजूद पर्दा प्रथा का प्रचलन होना थोड़ा सा दुखदाई है। हालांकि वो उनसे सम्मानजनक स्वभाव के रूप में देखती होंगी, हालांकि यही वजह रहा होगा पर्दा प्रथा का। हड़प्पा से तांबे का दर्पण और इक्तागारी मिला है, इक्तागारी भी तांबे का ही मिला है। और अभी जो दर्पण होता है वो किस चीज़ का होता है, शीशे का। क्या अजीब था उस समय की स्थिति कि लोग तांबे का दर्पण का इस्तेमाल करते थे, वाह। इसके अलावा कालीबंगा से काली मिट्टी, काला शीशा की चूड़ियाँ, ये सब मिले हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही है कि काली मिट्टी का चूड़ियाँ या काली मिट्टी का ढेर। नाव बनाना जानते थे, सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाना बिल्कुल जानते थे, क्योंकि मस्तूल नाव का प्रयोग होता था जल मार्ग से व्यापार करने में। बत्तख को सबसे ज़्यादा पवित्र पक्षी के रूप में देखते थे वो लोग। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक जो चौड़ी सड़क थी उसको राजपथ कहा जाता था, और ये राजपथ जो होती थी वो 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, 10 मीटर चौड़ी राजपथ होती थी। सूत काटना, कपड़ा बुनना और कपड़ा बनाना, ये सब कार्य सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र पहनते थे तो वो सारे काम, सूत काटना, कपड़ा बुनना और कपड़ा सिलना, सब जानते थे। मुद्राएं किस आकार की होती थी, तो मुद्राएं बेलनाकार, वर्गाकार और चतुर्भुजाकार, 3 प्रकार की होती थी। बेलन की आकृति की, वर्ग की आकृति की और चतुर्भुज की आकृति की। ठीक है। मकान की आकृति कैसी होती थी, तो मकान चौकोर हुआ करता था। लगभग हर एक घर में आंगन हुआ करता था, और आंगन, देहरियाँ, ये लगभग कॉमन था, सभी घरों में ऐसा होता था। और जलकुंड भी लगभग अक्सर घरों में हुआ करते थे। ठीक है। सड़कें और स्नानागार, ये तो प्रसिद्ध था, स्नानागार और आंगन, ये दो हर एक घर में हुआ करता था। ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोहे की जानकारी नहीं थी उन्हें, और लोहे से जुड़ा जो भी अस्त्र शस्त्र था वो बनाना नहीं जानते थे।
और लकड़ी का हल का प्रयोग होता था। खेती बाड़ी में लकड़ी का हल का प्रयोग होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब अगर लोहे की जानकारी नहीं थी तो खेती कैसे करते थे। तो उनका जो हल होता था वो लकड़ी का हल होता था और ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, चूँकि नदी के क्षेत्र की मिट्टी हमेशा पलटती रहती है तो हल्की ही होगी, तो ज़्यादा जुताई में उन्हें कठिनाई नहीं होती होगी। तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ये सब में उनका विश्वास था। ठीक है। स्त्रियां श्रृंगार प्रसाधन का उपयोग करती थी। कॉस्मेटिक चीज़ों का प्रयोग स्त्रियां उस समय भी करती थी। ठीक है। आगे बात करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और स्वास्तिक चिन्ह हम लोग बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, और इसमें शुभ लाभ लिखते हैं। विशेषकर ये दीपावली के दिन बनाया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से जो मुद्रा मिली है उसमें गरुड़ का अंकन मिलता है। हालांकि ये लोग पवित्र पक्षी जो है वो बत्तख को मानते हैं, लेकिन गरुड़ का अंकन भी मिलता है मोहनजोदड़ो की मुद्रा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर 3 मुंह वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चारों जानवर को आपको याद रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से कोई एक उनमें नहीं होंगे और आपको कहा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो इस तरह से याद करें इसको कि भैंसा, चीता, गेंडा, हाथी। ठीक है। BCGH इस तरह से याद कर लें। भैंसा, चीता, गेंडा, हाथी। ठीक है। BCGH। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा गया। क्यों कहा गया नकलिस्तान इसे सिंध का? इसकी वजह यह रही कि मोहनजोदड़ो एक परत में नहीं मिला है, ये 7 परत में मिला है, जिससे यह साबित होता है कि यह नगर 7 बार में बसाया गया है। यह नगर एक बार में नहीं बसा है, यह 7 बार बसा है। मतलब एक बार खत्म हुआ, फिर दोबारा बसा, फिर खत्म हुआ, फिर दोबारा बसा। तो यह नगर 7 बार में बसा, इसलिए इसे सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, ये पिगट ने कहा है। पिगट ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो दोनों एक जुड़वा राजधानी है, दोनों जुड़वा राजधानी है, जो कि बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो ये कथन किसका है? पिगट का है। आगे है कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। जैसे मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, उसी तरह यहाँ भी धरती को उर्वरता की देवी मानकर सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो बहुत कृतज्ञ थे ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति। व्यापार क्षेत्र की बात कर लें, व्यापार क्या क्या होता था? तो तांबे का आयात होता था खेतरी से, जो कि अभी भी राजस्थान का खेतरी हमारे यहाँ भारत में तांबे के लिए फेमस है। बलूचिस्तान से भी आता था, ओमान से भी आता था तांबा। चांदी की आयात होता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से। टीन का आयात होता था अफ़गानिस्तान और ईरान से ही। गोमेद का आयात सौराष्ट्र से होता था। सोने का आयात कर्नाटका से होता था। कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब क्षेत्रों से सोने का आयात होता था और अभी भी वर्तमान में भारत का कर्नाटक सोने के लिए फेमस है। भारत में लाजवर्त मेसोपोटामिया से आयातित होता था और मेसोपोटामिया का जो दजला फरात क्षेत्र था, संभवतः वहाँ से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक है। सीसा का आयात ईरान से होता था। ठीक है। और एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन कहते हैं कि इतना लाजवर्त दो, नहीं तो सौदा नामंजूर। ठीक है। तो लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से, गोमेद सौराष्ट्र से, चांदी अफ़गानिस्तान से, टीन अफ़गानिस्तान से, सोना कर्नाटका से, सीसा ईरान से और तांबा खेतरी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हुए उनकी खोज, उनका तटीय स्थल कब हुआ खोज, उनके खननकर्ता और कहाँ पर पड़ता है वो क्षेत्र, इसके बारे में जानते हैं। और इससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इस इंडेक्स को याद कर लेते हैं, एक बार देखते हैं इस तरह से कि याद हो जाए। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और ये रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? एकदम आराम से इसको देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है
और इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। इन्होंने खोज किया इन हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये मोंटेगोमरी ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है। आपका ये क्षेत्र जो है वो मोंटेगोमरी ज़िला पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु, मैंने क्या किया है कि ये जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे, कुल 13 क्षेत्र मिले और उनमें 6 क्षेत्र पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और 7 क्षेत्र भारतीय से क्षेत्र में अभी शामिल हैं वर्तमान में। हालांकि उस समय तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही था, संयुक्त था। तो पहले मैंने पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को एक साथ किया है, फिर भारत वाले क्षेत्रों को एक साथ किया है। तो आपको अगर याद करना तो पहले सबसे पहले आप स्थल को याद करें और उनको लिखें, नोट डाउन करें। फिर उनकी नदियों को एक साथ नोट डाउन करें, उनको लिखें और फिर आप उनकी स्थिति को लिखें और फिर उत्खननकर्ता को याद करें। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। 2 बार अगर आप इसको लिखते हैं, 2 से 3 बार, तो ये गारंटी है कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपका ये सिंधु नदी के किनारे है और राखल दास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज की और यह पड़ता कहाँ है, लरकाना ज़िला पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद चन्हुद्रो की ये सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की और यह पड़ता है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोटदीजी की। तो कोटदीजी जो है वो आपका ये भी सिंधु नदी के किनारे, देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो विस्तार था प्रमुख स्थल में मोहनजोदड़ो था ही, चन्हुद्रो था, कोटदीजी था, तो ये सब सर्वाधिक विस्तार सिंधु नदी के किनारे था। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। ठीक है, कोटदीजी ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज फजल अहमद खान ने की और यह सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सुतका गेंडोर, ये आपका दास नदी के किनारे है और ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की 1927 में और ये मकरान में समुद्र तट पर पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुतका कोह की। तो सुतका कोह जो है वो सादीकोर नदी के तट पे है। सुतका कोह सादीकोर नदी के तट पे है और इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने की और ये भी आपका मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मकरान में पड़ता है समुद्र तट के किनारे। कालीबंगा अब भारतीय स्थल 6 हो गए आपका, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, कोटदीजी, सुतका गेंडोर, सुतका कोह। ठीक है, अब 7 स्थल जो है वो भारतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनमें पहला है कालीबंगा, जो कि आपका घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापड़ दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर की और यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। ठीक है, आगे बात करते हैं लोथल की। तो लोथल ये आपका भोगवा नदी के किनारे है, जो कि एक बंदरगाह नगर था और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। यह अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की है। सबसे कनेक्ट करें, रंगपुर रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल रंगनाथ राव, लोथल और रंगपुर दोनों की खोज रंगनाथ राव ने की ही। और रंगपुर जो है वो आपका काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा जो है आपका वो नदी किनारे, किस नदी किनारे वो स्पष्ट नहीं है और ये आर.एस. बिष्ट ने खोजा इसे। आर.एस. बिष्ट का मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट, इनका पूरा नाम था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की और यह कच्छ के गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बनावली ये आपका सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है और सरस्वती का पुराना नाम था रंगोई नदी। क्या नाम था, रंगोई नदी, और इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की और यह पड़ता है हिसार और हरियाणा में। तो धौलावीरा और बनावली दोनों की खोज किसने की, दोनों की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट अर्थात आर.एस. बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। ठीक है, रोपर आपका सतलज नदी के किनारे है और यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की और यह पड़ता है आपका कहाँ, रोपर जिला पंजाब में पड़ता है। रोपर पड़ता है रोपर जिला पंजाब में। ठीक है, आलमगीरपुर ये हिंडा नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी भी खोज यगदत्त शर्मा ने की और ये मेरठ जिला
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था, खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। चनुद्रो सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजुमदार ने खोज की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, फजल अहमद खान ने खोज की। सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे, ऑरेल स्टाइन ने खोज की। सुतका को सादीकोर नदी के किनारे, जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव ने खोज की। रंगपुर मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। बनावली सरस्वती नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम रंगोई नदी भी था, खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। रोपर और आलमगीरपुर दोनों की खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और यह रोपर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या था। तो सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में सभी इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या मत था। तो बाढ़ से सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं मैके। मैके का मानना है कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, इसके बाद ऑरेल स्टाइन का मानना था कि सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बाढ़ के अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक आपदा KUR कैनेडी का मानना है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से भूकंप आया, सुनामी आया, इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल का मानना था कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। दयाराम साहनी DR साहनी का मानना था कि भूतात्विक परिवर्तन की वजह से ऐसा संभव है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ हो। ठीक है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हो गया था और इस वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, आर्यों के आक्रमण की वजह से। ठीक है, कुछ विशेष और बात कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ से क्या मिला। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हड़प्पा से मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ मिली है, अन्नागार मिले हैं और बैलगाड़ी का प्रमाण भी हड़प्पा से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से दो स्थल फेमस है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ठीक है, कांसे की मूर्तियाँ, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति। ठीक है, ये सब मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। ठीक है, इसके बाद पत्थर की मूर्तियाँ और बुने हुए कपड़े, ये सब कालीबंगा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्योंकि सुई भी वहाँ से मिला था, तो ये सब प्रमाणित होता है कि बुना हुआ कपड़ा वहाँ से था। सुतका गेंडोर, अब बात करते हैं सुतका गेंडोर की बात करते हैं। ठीक है, तो सुतका गेंडोर से जो हमें मिला था, वो सुतका गेंडोर जो था वो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक केंद्र बिंदु था। इस चीज़ के लिए वो फेमस था। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच क्या था? वो व्यापार का एक मुख्य केंद्र बिंदु था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चनहुद्रो की। तो चनहुद्रो जो था वो मनका के कारखाने के लिए फेमस था और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह यहाँ पे मिला है। इंटरेस्टिंग बात, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, यानी कि बिल्ली का शिकार कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। उस स्थिति का चित्र वहाँ पे मिला है। कालीबंगा से अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, लोथल मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा चावल की भूसी, अग्निकुंड शतरंज का खेल, ये सब आपका लोथल से मिला है।
इसके अलावा बात कर रहे थे बनावली की, तो बनावली से जौ और मनका ये दोनों फेमस मेला है। ठीक है। धौलावीरा से वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, फेमस। तो धौलावीरा से वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम WDS, और जल कुंड, वाटर कुंड भी यहाँ से मिला है। ठीक है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ ये था हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, और टू द पॉइंट हमने आपको बताया बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने एक बात कही थी कि सफलता कितनी बड़ी क्यों ना हो, मंजिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शुरुआत पहले कदम से ही होती है, तो शुरुआत करना ही पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत कीमती अपना सुझाव भी दें कमेंट के माध्यम से, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब